लेक्चर नंबर 13 स्थिर विद्युत के ऊपर सल्टा देते हैं। आओ भाई भाई लोग आओ। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होती है? बलय की अक्ष पर। बलय की अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होती है? जल्दी बता दो कमेंट में, लेट हो रहे हैं, घर जाना है, बर्तन धुलने हैं। बलय की अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होती है दोस्तों, बता दो किस जगह पर? देखो ये आलिया भट्ट खेल रहा है, मारो भाई। आर बाय रूट टू, यस, प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर। ओके वेरी गुड वेरी गुड, प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर। फिर बेटा हमने स्थितिज ऊर्जा की चर्चा की थी। स्थितिज ऊर्जा अपन कैसे ज्ञात करते थे? के इनटू आवेशों के सभी संभव युग्मों का गुणनफल। आवेशों के सभी संभव युग्मों का गुणनफल बटे आवेशों के युग्मों के बीच की दूरी। अब हमें कुछ प्रश्न और करने थे इस पर आधारित। तो बेटा हम एक वर्ग लेते हैं, एग्जाम्पल। हाँ, दर्शाए गए चित्र में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, कुड़ू ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए भाई। चलें चित्र बनाएं बेटा। आर बाई टू नहीं, आर अपॉन रूट टू आता था, आर अपॉन रूट टू। ये फोटो है, फोटो में हमारे पास एक वर्ग है। क्या बेटा? वर्ग, भुजा की लंबाई ए। ओ भैया ये तो इलाका धुआं धुआं हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब आगे लू भैया, भुजा की लंबाई कितनी है? ए। सभी शीर्षों पर आवेश रखे हैं क्यू 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 प्लस क्यू 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 आवेश रखे हुए बेटा सभी शीर्षों पर, ठीक है। ओके, ऐसा सीन है। अब हमें इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि जितने भी संभव युग्म बन रहे हैं आवेशों के, जितने पेयर बन सकते हैं वो सभी पेयर लेने हैं। बताओ कितने पेयर बनेंगे? पहले बताओ पेयर कितने बन जाएंगे गिन के, फिर अपन सॉल्व करेंगे। आप सोचो, 1 मिनट का समय ले लो। ये कितने पेयर बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स। अरे भाई कमेंट ऑन कर दो। नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? 6। यस यस यस, 6 पेयर होंगे। अच्छा वैसे तो पेयर ज्ञात करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ कितने पेयर होंगे। 6। तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो, के क्यू इंटू क्यू, आवेशों का गुणनफल, अपॉन ए। 4 पेयर ऐसे बनेंगे जो ए दूरी पर होंगे। एक इनके बीच का पेयर, दूसरा इनके बीच का, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। इनके बीच की दूरी ए है, तो 4 पेयर ऐसे बनेंगे जो कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर। तो एक पेयर की स्थितिज ऊर्जा हम क्या लिखेंगे? के इंटू आवेशों का गुणनफल, के इंटू आवेशों का गुणनफल मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस 2 पेयर ऐसे बनेंगे बेटा जिनके बीच की दूरी ए रूट टू होगी। 2 पेयर ऐसे बनेंगे जिनके बीच की दूरी कितनी होगी? ए रूट टू होगी। ए रूट टू, इसके पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? ए रूट टू होगी। तो के 2 पेयर ऐसे होंगे जिनके बीच की दूरी कितनी हुई बेटा? ए रूट टू हुई। तो एक पेयर की स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे? के इंटू आवेशों का गुणनफल, के इंटू आवेशों का गुणनफल अपॉन ए रूट टू। बरोबर, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। अच्छा अगर देखो नंबर ऑफ पेयर्स हमें निकालने हो, है ना, नंबर ऑफ पेयर्स, जैसे 4 आवेश है ना, कि कितने पेयर बनेंगे। कई बार हमसे पेयर गिनने में गलती हो जाती है। अगर पेयर गिनने में गलती नहीं होगी, पेयर हमें पहले से पता है, तो अपन सारे पेयर को ढूंढ लेंगे, है ना। तो पेयर गिनने में गलती नहीं हो, उसका तरीका मैं बताता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हो कि n चीजों में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके। हमें पेयर बनाना है मतलब कितने चुनने हैं? 2। पेयर बनाना है मतलब कितने चुनने हैं? 2। तो n में से 2 चुनने के तरीके कितने होंगे? n में से 2 चुनने के तरीके कितने होंगे भाई? कोई पूछ रहा है 2 कैसे है, कोई कह रहा है 4 कैसे है। बेटा 4 पेयर बन रहे हैं ना, ए दूरी के आवेशों का गुणनफल अपॉन दूरी कितनी है? ए। जैसे हम इस पेयर की बात करें तो इस पेयर की दूरी कितनी है? ए। इसकी भी दूरी ए है, इसकी भी दूरी ए है, इसकी भी दूरी है ए। तो कितने पेयर बने? टोटल 4 बने हैं, इसलिए 4 से गुणा किया। ये तो एक पेयर की स्थिति ऊर्जा है, एक पेयर की स्थिति ऊर्जा। ऐसे 4 पेयर बन रहे हैं तो 4 से गुणा कर दिया भैया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, NC2 वेरी गुड। और ए रूट टू के कितने पेयर बन रहे हैं? 2। एक ये वाला पेयर बना है और एक ये वाला पेयर बना है। 2 पेयर बने हैं तो ये एक पेयर की स्थिति ऊर्जा है, ये एक उस पेयर की स्थिति ऊर्जा है जिनकी बीच की दूरी ए रूट टू है। तो हमने 2 पेयर है तो 2 से गुणा कर दिया। अगर ऐसे 15 पेयर होते, 15 युग्म होते तो हम 15 से गुणा करते, ठीक है। अब देखो n में से 2 चीजें सेलेक्ट करने का तरीका। पेयर कैसे पता करें? कितने पेयर बनेंगे कैसे पता करें? कितने पेयर बनेंगे कैसे पता करें? कितने पेयर्स बनेंगे कैसे पता करें? ठीक है, तो n में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के। पेयर 2 ही क्यों कर रहे हो सर? अरे पेयर 2 का ही होता है। पेयर कितने का होता है? 2 का ही। अपन कई बार बोलते ना, है ना, ऐसे बोलते ना कि वाह क्या बढ़िया जोड़ी है, क्या बढ़िया पेयर है। तो पेयर 2 का होता है भाई, है ना। ऐसे 3 का मत ले लेना, 3 के पेयर नहीं, 2 का। बरोबर, युग्म बनाना है 2 आवेशों का। तो n में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके n में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं बेटा? NC2। कितने होते हैं? NC2। ठीक है, अब हमारे पास कितने आवेश हैं? 4। तो 4 में से हमें 2 सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 4C2।
है ना। तो 4 में से 2 चीजें सिलेक्ट करने के तरीके आप क्या लिख दोगे 4c2। अब 4c2 की वैल्यू निकालो। 4c2 की वैल्यू ये 11वीं क्लास के गणित में पढ़ते हैं आप, तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 बचेगा। तो बेसिकली क्या हो गया ये 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कर दोगे और फैक्टोरियल 2 ऐसा ही लिखा रहने दो बेटा। चलो पहले फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख लो और दूसरे फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 2 ही लिखा रहने दो। इससे कट गया 2 से 4 कटा कितना आया 2, कितने पेयर आ गए 6 पेयर्स। अब बेटा कुछ लोग मतलब ये 11वीं क्लास के अपन गणित में पढ़ते हैं, 11वीं क्लास के गणित में, है ना, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है जानते होंगे, फैक्टोरियल क्या होता है ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे बेटा 6 पेयर्स आएंगे। 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। मुझे उम्मीद है क्लियर होगी बात। और अगर आपको ये यूज नहीं करना है कि सर हमको आता ही नहीं है, हमने 11th क्लास में किताबें ही नहीं खरीदी थी, पढ़ना तो छोड़ो, 11th क्लास में हमने पेन तक नहीं खरीदा, चाचा जी का स्कूल था ऐसे ही पास हो गया, तो भाई ऐसे गिन लो, है ना, गिनती तो पड़ी होगी ना उससे पहले कि 1 2 3 4 4 पेयर कितनी दूरी के ए दूरी के और फिर 2 पेयर कितनी दूरी के ए √2 दूरी के। तो 4 पेयर ए दूरी पर रखें और 2 पेयर ए बाय √2 दूरी के बनेंगे। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और आ जाओ। दर्शाए चित्र में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कुरुबंधित ज्ञात करिए। चित्र क्या है अपना, चित्र ऐसा है, एक घन है, घन क्या बेटा, एक घन है, घन की भुजा की लंबाई कितनी है a और इसके हर एक शीर्ष पर आवेश रखा हुआ है, हर एक शीर्ष पर बेटा आवेश रखा हुआ है q। क्यू 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 हर एक शीर्ष पर बेटा आवेश रखा हुआ है q। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलिए भुजा की लंबाई कितनी है a है। आप जानते हैं घन में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर बराबर होती है, सभी साइड की लेंथ सेम होती है। अब गिनो कितने पेयर्स बनेंगे और कितनी कितनी दूरी के कितने पेयर बनेंगे। पहले ए दूरी के पेयर गिनो, फिर और देखना कितने पेयर बन रहे हैं टोटल। अब देखो ऐसे गिनने में गलती हो सकती है, आप फॉर्मूले से निकाल लो तो आपको एग्जैक्ट पेयर पता चल जाएंगे कितने बन रहे हैं। NC2 से आप पेयर निकाल लो तो आपको पेयर मिल जाएंगे। फिर सोचो कि कौन कौन से हैं वो 28 पेयर, ये 28 पेयर आएंगे। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि मैंने टाइम दे दिया तो आप चुपचाप होकर बैठ के दिमाग लगाना ही नहीं है। तो पेयर 28 बनेंगे। चलो पहले अपन बिना मैथमेटिक्स के ऐसे गिनते हैं कि ए दूरी के कितने पेयर बनेंगे। तो जितनी भी भुजाएं हैं उन सबकी दूरी ये होंगी। और एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं मास्टर 12। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा वेरी गुड। घन में कितनी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के इंटू आवेशों का गुणनफल। तो एक साइड की पेयर लेते हैं अपन, एक साइड वाले पेयर, तो आवेशों का गुणनफल कितना हो गया क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी ए। अब जरा बताओ ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो हम कहें जितनी भी भुजाएं होंगी सभी ए दूरी पर ही होंगी, ए सभी ए दूरी पर। और मेरे गांव में एक घन में 12 भुजाएं होती हैं, तो ऐसे पेयर कितने बन गए बेटा 12 जो ए दूरी पर है। अब देखो के आवेशों का गुणनफल। अब हम एक पेयर लेते हैं जो एक फलक के विकर्ण में है, फलक के विकर्ण में। अगर हम घन का एक फलक देखें, घन का एक फलक बनाए भैया तो ऐसा बनेगा, घन का एक फलक एक पृष्ठ। तो एक पृष्ठ में कितने पेयर बन रहे हैं, दो, एक ए वाला और एक ए वाला, है ना। विकर्ण वाले इस साइड वाले तो अपन बना चुके हैं, ए दूरी वाले अपन बना चुके हैं, ए दूरी वाले अपन बना चुके हैं। अब देखो एक फलक में दो पेयर ऐसे होंगे जिनकी बीच की दूरी a√2 होगी। जिनकी बीच की दूरी कितनी होगी बेटा a√2, ठीक है। यहां भी क्यू आवेश है और यहां भी क्यू आवेश है। ये हमारा क्या, एक हमने फलक बनाया, फलक मतलब पृष्ठ, घन का फलक। अब घन के एक फलक में दो पेयर ऐसे हैं जिनकी बीच की दूरी a√2 है। तो k इंटू क्यू बीच की दूरी कितनी a√2। ऐसे कितने पेयर भैया बताओ, कुल कितने पेयर बनेंगे। तो आप कहेंगे सर एक फलक में दो बन रहे हैं, एक फलक में कितने हैं, दो। घन में कितनी फलकें होती हैं, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं घन में। तो मास्टर एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलकें होती है घन में, है ना। एक घन, इसको आप घन के जैसा मान लो भैया। तो एक फलक आपके सामने, एक मेरे सामने, दो, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, 4, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, 6, ठीक है। और एक फलक में कितने बन रहे हैं, दो। तो टोटल कितने पेयर हो जाएंगे 12। सर सब काउंट कर लिया, अब कुछ बचा है क्या, कोई पेयर बचा है क्या। हमने कहा बचा है प्लस के आवेशों का गुणनफल q इंटू क्यू अपॉन घन का विकर्ण वाला। घन के विकर्ण की लंबाई होती है √3, घन का विकर्ण समझ रहे हो कि इस कोने से ये वाला कोना या इस कोने से ये वाला कोना, इस कोने से ये वाला कोना, घन का विकर्ण। आप कमरे में बैठ जाइए, उस कोने को नीचे वाले कोने से जोड़ो। तो घन में कितने विकर्ण होंगे भैया, घन में कितने विकर्ण होंगे। सर घन में 4 विकर्ण होते हैं और जो विकर्णों की बीच की दूरी होती है a√3, तो 4 पेयर a√3 दूरी के बन जाएंगे। अगर आप किसी कमरे में बैठे तो कमरे को मान लो घन, और घन के विकर्ण देखो, एक ऊपर से नीचे इधर और एक इधर, इधर से इधर, घन में, ठीक है, दो हो गए। और फिर इधर वाला भी कॉर्नर ऊपर से नीचे और फिर इधर ऊपर से नीचे, 4 बनेंगे। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो देखो टोटल पेयर कितने, 28 होने से गिन लो, 28 हो गए, 12 ए दूरी वाले, 12 पेयर a√2 दूरी वाले और 4 पेयर a√3 दूरी वाले। गर्म पानी लेना थोड़ा सा, हाँ गिलास में, समझ गए ऐसा। अच्छा अब देखो बेटा, मैं मैथमेटिक्स का वो क्यों बताया था,
क्योंकि कई बार ना हम ऐसे डायरेक्ट काउंट करते हैं तो हम डायरेक्ट काउंट करने में गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गड़बड़। घन है हमारे पास, तो घन के हर एक शीश पर क्यू आवेश रखा है, तो कुल आवेश कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, घन में 8 शीश होते हैं। घन में कितने शीश होते हैं बेटा? घन में कितने शीश होते हैं? 8 शीश। शीश तो शीश हो गए ऐसे 8 शीश हो गए, ठीक है। तो 8 में से हमें पेयर बनाना है, तो 8C2, 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके NC2। तो इसको, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2 ऐसे लिखते हैं। एनसीआर की वैल्यू निकालना जानते होंगे, आपने सुना होगा, अच्छा अध्याय होता है आपका। तो ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6, तो 8C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7, फिर फैक्टोरियल 6 लिख लो, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 6 पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा कट गया। अब 2 से इसको काट दो तो 4 बार कटेगा, और 7 चौकों 28, 7 चौकों बेटा 28। तो जैसे पहले कभी अपन पेयर ना सोच पाए कि कितने बनेंगे, तो अगर आप पहले पेयर्स की संख्या निकाल लो, पेयर्स की संख्या निकाल लो, ये पेयर्स की संख्या कितनी होगी? 28 होगी, 28। तो फिर आप दिमाग लगा सकते हैं कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे थे, वो आंसर बता रहे थे कि सर 12 पेयर बनेंगे, अब आपको पहले से ही पता होगा कि 12 नहीं, 12 नहीं, पेयर तो 28 बनने हैं, तो आप दिमाग लगाओ कि हम कौन से पेयर छोड़ रहे हैं। नहीं बेटा, मैथ वाला सही तो है, लेकिन पेयर तो तब भी गिननी पड़ेंगे, 28 हैं। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितने पेयर कितना दूरी पर हैं, तो 12 पेयर ए दूरी पर जो आवेश हैं, 12 पेयर A√2 दूरी के, और 4 पेयर A√3 दूरी के। बस मैथ आपका यहाँ पर ये हेल्प कर देगा कि आपको पहले से पता होगा कि कितने पेयर बन रहे हैं, तो कोई छूट ना जाए। समझ गए बेटा बात को? हाँ दोस्तों, पी लो चाय, चाय पी लो दोस्तों, चाय पी लो, चाय चाय पी लो, चाय। चलिए एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए तो फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें, चैप्टर नहीं टॉपिक। सर ये क्या है? चाय है बेटा, हम आपको चाय पिला रहे थे। हाँ बेटा, गर्म पानी फिर गर्म चाय। जल्दी खेल जाओ बेटा, थम्स अप थम्स डाउन। ओके गुड, अच्छा है, अच्छा है। बस ऐसे पेयर काउंट करने होते हैं पेयर। अब देखो त्रिभुज में कितने बन रहे थे? त्रिभुज में कितने बन रहे थे? 3 ही बन रहे, सॉरी यस 3 ही बन रहे थे। ये त्रिभुज था, चलो हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ए, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू, यहाँ पर भी आवेश कितना? प्लस क्यू, यहाँ पर भी आवेश कितना? प्लस क्यू, तीनों जगह प्लस क्यू आवेश है। आपको पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है, तो सॉल्यूशन में हम पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ज्ञात कर लेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो एक पेयर पहले देख लो, ए दूरी वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए दूरी वाला, तो ये एक पेयर है। अब इसमें एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर ही बने, 3 ही पेयर बन रहे हैं, इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, 3 पेयर ही बनेंगे, है ना। आप चाहो तो मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लो, 3C2 की वैल्यू निकालो, 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3C2 की वैल्यू आएगी 3। और कोई बन ही नहीं रहा सर, इसका इससे बनाओगे, इसका इससे बनाओगे, एक ये आपस में हैं। मत तो आज की फाइल नहीं लगाई, अरे यार रुको, अरे भाई वो आज की फाइल लगा दो यार, आज की फाइल नहीं लगाई, आज की फाइल बेटा, 1 मिनट ना, एक फाइल और लगना है, जो टॉपिक पढ़ाना है उसकी फाइल नीचे नहीं है। यस, कल हमने करवाए थे, तो कल वाले में ना सभी आवेश बराबर बराबर थे, सभी आवेश नहीं, सभी आवेश बराबर नहीं थे, तो कल भी पेयर तो 3 ही बन रहे थे, लेकिन 3 अलग अलग पेयर थे, है ना। कल हमने जो केस करवाया था उसमें आवेश अलग अलग थे, यहाँ Q1 Q2 Q3, तो एक पेयर Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, Q3 Q1 का, है ना। और दूरियां अलग अलग थी, एक भुजा की लंबाई A, एक की B, एक की C। कल समबाहु त्रिभुज नहीं था, जनरल केस किया था। अब समबाहु त्रिभुज हो, आवेश बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो और आवेश भी बराबर है, तो ये भी Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q, इधर भी A दूरी, तो 3 गुणा KQ स्क्वायर अपॉन 3। लगा? चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत आसान, बहुत आसान। चलो पहले तो मैं कमेंट से निजात दिला देते, नहीं तो थक जाओगे ना बेटा कमेंट में टाइम पास करते करते, है ना। मुझे थैंक यू बोलना कितना ख्याल रखता हूँ आपका, कहीं आप थक ना जाओ कमेंट में टाइम पास करते करते। हमने कमेंट बंद कर दिए। ये कुछ बालक है कमेंट में कुछ उल्टे सीधे वर्ड लिखते होंगे, अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लॉक होते हो, फिर ना सर जी अनब्लॉक करवा दो, सर जी अनब्लॉक करवा दो, सर जी अनब्लॉक करवा दो। तो मुझे 1 घंटे के ना 20 रुपये मिलते हैं,
और एक जन को अनब्लॉक कराता हूँ तो उसका 1 रुपया लगता है मेरा। अब तो मान लीजिए रोज 10 लोग ब्लॉक हो गए तो मेरे 10 रुपये तो उसी में कट जाएंगे, तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे? 10 रुपये। और महंगाई पता है कितनी है, टमाटर क्या भाव चल रहे हैं? आओ पग लेता हूँ। तो आओ दोस्तों देखते हैं। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह से संबंधित फ्लक्स को दर्शाती है। ठीक है, किसी सतह की लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब देखो होता क्या, विद्युत बल रेखा में दिखाई नहीं देती है, विद्युत बल रेखा में दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पर हम कोई सतह ले लें, ऐसे कोई सतह ले लें, ठीक है, और यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो विद्युत बल रेखा इससे निकलेंगी, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस सतह से। अब एक्चुअली विद्युत बल रेखा में दिखाई नहीं देती है तो हम उनको गिन नहीं पाते हैं, काउंट नहीं कर पाते हैं कि कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक तरीके से मापन होता है, मेजरमेंट होता है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। थोड़ा और करेक्ट करूं तो किसी सतह से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, वैसे हम उनको गिन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में रखी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स को दर्शाती है। ठीक है, किसी सतह से अगर ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी तो हम कहेंगे ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है, और किसी सतह से कम विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो हम कहेंगे कम फ्लक्स निकल रहा है। और इसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा किससे? फाई से। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या कैसे परिभाषित करते हैं? ठीक है, ई सदिश डॉट ए सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश। ई विद्युत क्षेत्र सदिश है, एरिया वेक्टर क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ए वेक्टर क्या है बेटा? क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है ना। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी दिशा हमेशा सतह के लंबवत होगी। अच्छा, एक चीज और मेरे दोस्तों, एक चीज और, किसके दोस्तों? मेरे खुद के पर्सनल दोस्तों, एक चीज बताओ कि फ्लक्स सदिश राशि होगी या अदिश? कमेंट में बताओ। इस पेज पे जो जानकारी लिखी है, इस पेज पर जो जानकारी लिखी है उसी से आप बता सकते हैं कि फ्लक्स सदिश राशि होनी चाहिए या अदिश। दोस्त, ये क्या नाम है बेटा आपका? सुलेखा कुमारी की। आपका कहना है कि सर 2 ही क्लास लीजिए, 3 क्लास मैनेज नहीं हो पाती है। बेटा ये वाला टाइम टेबल सिर्फ आपका 15 जून तक का है, जब तक आपके स्कूल बंद हैं, स्कूल बंद रहते हैं। जैसे ही आपके स्कूल ओपन होने का टाइम होगा आपका टाइम टेबल वही हो जाएगा, दिन में 2 ही क्लास होंगी, 4 से पौने 6 और 6:15 से 8, 2 ही क्लास होंगी। लेकिन अभी स्कूल बंद होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लें, ऐसा। तो देखो बहुत सारे लोग वेक्टर लिख रहे हैं, सदिश लिख रहे हैं, वो अपना दिमाग किराए पे दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं बेटा? किराए पर। देखो कैसे बेटा, फ्लक्स हमें कैसे मिल रहा है? ई और ए के डॉट प्रोडक्ट से, सुन रहे हो? ई और ए का डॉट प्रोडक्ट किया है तब हमें फाई मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। और डॉट प्रोडक्ट का जो परिमाण आता है, डॉट प्रोडक्ट करने से हमें जो राशि मिलती है वो अदिश राशि होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? अदिश गुणनफल भी कहते हैं। तो भैया ई और ए का डॉट गुणनफल किया तो ये अदिश गुणनफल हुआ। अदिश गुणनफल मतलब इसका जो परिणाम ही आएगा वो एक अदिश राशि होगी। ठीक है, तो फ्लक्स कैसी राशि हुई? कैसी राशि हुई? अदिश राशि। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखी हुई है उसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बता दोगे कि राशि सदिश है या अदिश। लेकिन कुछ लोग दिमाग न लगा के इनके ऊपर तीर देख लिए तो कह दिया फ्लक्स भी सदिश है। बेटा फ्लक्स सदिश होता तो मैं फ्लक्स के ऊपर भी तीर लगाता। एक हमारे पास एक बालक कह रहा है कि सर किताब में ऐसा दिया गया है कि फ्लक्स सदिश राशि है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पढ़ गलत लिया है, और अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी किताब में ऐसा लिखा है तो वो जरूर किताब ना तुमने स्मगल करवाई होगी कहीं से, श्रीलंका से मंगवाई होगी, ऐसे देश से मंगवाई होगी जहां के लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होगा, लाहौर से मंगवाई होगी तुमने वो किताब, बेवकूफ। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए इसका मतलब हम इंटीग्रल फॉर्म भी लिख लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि सतह टेढ़ी मेढ़ी है, सतह कैसी है बेटा? टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो क्या होगा अगर सतह टेढ़ी मेढ़ी है तो किसी सतह से छोटा सा फ्लक्स, किसी सतह से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर, ए वेक्टर और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमें कुल फ्लक्स निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, यहाँ पर क्या बचा है बेटा? फाई, यहाँ पर फाई बचा है, इज इक्वल टू इधर बचा है इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस रिजल्ट का हम यूज कब करेंगे बेटा? जब सतह टेढ़ी मेढ़ी हो, सतह सीधी नहीं हो, तब हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ए फाई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो ये रिजल्ट याद रखना। अब आइए, अब देखो अगर हमें फ्लक्स ज्ञात करना है तो दो चीजें चाहिए, एक तो एरिया वेक्टर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन जनरल आपको दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि विद्युत क्षेत्र सदिश यो से लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ मास्टर लिखा है, विद्युत क्षेत्र सदिश आपको दिया हुआ है। ठीक है, एरिया वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल आपको दिया है 10 मीटर और सतह है एक्स जेड तल में। सतह कहाँ है बेटा? एक्स जेड तल में। अगर सतह एक्स जेड तल में है मतलब ऐसा है, सतह अपना ऐसा है, समझ रहे हैं? ये अपनी एक्स दिशा होती है, ये एक्स दिशा भाई साहब, इधर एक्स दिशा होती है और ये वाली बाहर की तरफ जेड दिशा होती है, जेड दिशा, ये जेड दिशा, ये एक्स दिशा है। तो एक्स जेड दिशा का क्षेत्रफल सदिश बताओ किस दिशा में होना चाहिए? एक्स जेड दिशा का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होना चाहिए? तो एक्स जेड तल मतलब ऐसा, ये वाला तल, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, समझ रहे हो? ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष है ना, ऐसा, ये प्लेन है, ऐसा रखा है ऐसा। तो क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? तो हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहाँ होता है? सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। तो एक्स और जेड के लंबवत क्या बचा है? बाई, तो एरिया वेक्टर होगा बाई में।
एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, बाई में। एक्स जेड तल ऐसा होता है बरखुरदार, अब इस तल के लंबवत एरिया वेक्टर होगा, मतलब एरिया वेक्टर इतना होगा, ये एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ऐसे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ही लिखना चाहूं मैं, तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज, देखो किसी भी सदिश को अपन कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण तो एरिया का परिमाण है ना, कैसे लिखते हैं बेटा, किसी सदिश को तो हम कहते हैं परिमाण गुणा इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश में पता चल चुका है बाई में है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, परिमाण कितना है 10, दिशा कहां है बाई, बाई मतलब जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया हुआ है ही, हम फ्लक्स लिखेगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर कितना है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ओके मास्टर थैंक यू थैंक यू। हमने कहा थैंक यू मत बोलो, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो डॉट गुणनफल करना है, तो आई वाले का आई वाले से करते हैं, जे वाले का जे वाले से करते हैं, इसमें आई वाला है, इसमें आई वाला है ही नहीं, आई वाला उसमें है ही नहीं, इधर जे का जे से करेंगे तो 5 की बिंदी 50, 5 की बिंदी 50, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू आ गया 50, और इसकी इकाई होती है वेबर, इसकी इकाई वेबर होती है, क्या होती है वेबर, या न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर। सर ये कहां से निकाल लिया न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर, तो देखो ई इंटू ए, देखना ई इंटू ए, ई इंटू ए, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, तो ई बराबर एफ बाई क्यू इंटू एरिया, इंटू एरिया, एफ की इकाई क्या हो गया न्यूटन, आगे की इकाई क्या हो गया कूलाम्ब, एरिया की इकाई क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब या वेबर, इसकी इकाई होती है। मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर आलिया भट्ट है बेटा, आलिया भट्ट, उसका दूसरा नाम घर वालों ने रखा है मीटर स्क्वायर। अबे यार पगलेट समीर, हवा के झोंके, हवा के झोंके समीर, बेटा क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, मीटर स्क्वायर ही तो होगी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लो मातृभाषा में लिख देते हैं मीटर वर्ग, क्षेत्रफल की इकाई 10 जे कैप कैसे हो गया, एक पूछ रहा है, तो बेटा परिमाण कितना है 10 और दिशा बाई है, परिमाण दिया है देखो ये 10 लिखा है, एक की बिंदी 0 मतलब एक की बिंदी 10, एक की बिंदी 10 है ना, दिशा बाई कैप है, इसलिए 10 जे कैप हो गया परिमाण। चलिए मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी। अब देखो और बेहतरीन सवाल, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। भुजा लंबाई ए का एक घन, भुजा लंबाई ए का एक घन चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र ई सदिश इज इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर जे कैप है, जहां ई नॉट एक नियतांक है तथा एक्स मूल बिंदु से दूरी है, एक्स क्या बेटा मूल बिंदु से दूरी, तो घन से संबंधित कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो घन से संबंधित कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द घन, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द घन। तो अब आप देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है, जे कैप ने बेटा गलत लिखा है, आई कैप होगा, सुधार लो, कौन सा कैप बेटा, आई कैप है ना, विद्युत क्षेत्र एक्स में है ना, दिशा बनी भी है एक्स में है। अब देखो भाई यहाँ पर ई बदल रहा है, ई नियत नहीं है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना बेटा, तो ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप, एक्स बदलेगा तो ई बदलेगा। अब फ्लक्स किस किस सतह से गुजरेगा, गिन के बताओ, घन में कुल कितनी फलकें होती हैं, घन में कुल कितनी सतह होती है, 6 6। अब देखना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कौन कौन सी सतह से फ्लक्स निकलेगा, कौन कौन सतह से फ्लक्स निकलेगा, कितनी कौन कौन सी कितनी सतह से फ्लक्स निकलेगा, गिन के बता दो। वैसे तो हमने फोटो में बनाया हुआ है, बनाया है बेटा, कृष्णा बीमा निकाल लिया करो, सब पढ़ाया है तुमको बीमा EMI, 2 सतहों से है ना, विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं तो इससे नहीं गुजरेंगी, इस सामने वाली सतह से भी नहीं गुजरेंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है, फ्लक्स इससे अंदर जाएगा इससे बाहर निकलेगा, इससे अंदर जाएगा इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, सिर्फ 2 सतहों से ही फ्लक्स पास होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब एरिया वेक्टर बनाए, तो एरिया वेक्टर हम कहां खड़े होकर बनाते हैं, घन को हम कहां से देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं या बाहर से, घन को हम कहां से देख रहे हैं बेटा, अंदर से या बाहर से, तो बेटा हम घन को यहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो इस सतह का एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर होगा, और इस सतह का एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो इस सतह का एरिया वेक्टर, ऐसी हैं 2 सतहें, इसको मान लो घन, या मैं कोई डिब्बा ही लेके आता हूं क्योंकि घन के तो बहुत सवाल आएंगे, हमें घन की आवश्यकता ही होगी, और भाई बढ़िया डूबी है वह घन, भाई बी है वह घन, बी है वह घन। तो देखो विद्युत बल रेखाएं इधर से आ रही हैं, तो इस सतह से तो अंदर घुसेंगी और इस सतह से बाहर निकल जाएंगी, इस सतह से बाहर निकलेंगी, इससे नहीं गुजरेंगी, इसको टच है ना, इससे पास नहीं होंगी, इस पीछे वाली सतह से भी पास नहीं होंगी, ऊपर वाली सतह से भी नहीं गुजरेंगी और नीचे वाली सतह से भी नहीं गुजरेंगी, ठीक है। इससे कब गुजरती है, जब विद्युत बल रेखाएं ऐसी होती सीधी सीधी, ठीक है। अगर विद्युत बल रेखा इधर है, मैं पेन लेके इसमें छेद करूं तो सिर्फ इस सतह में छेद होगा, और जो से कर दूंगा तो इस सतह से निकल जाएगी पेन, इधर से जुई करके निकल जाएगी, इसमें से नहीं निकलेगी, इसमें छेद नहीं होगा, तो 2 सतह से ही फ्लक्स निकलेगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान मैं मान लेता हूं E1 और यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना मान लेता हूं मैं E2, ठीक है। तो पहले हम इस सतह का नाम दे दिया 1, इस सतह का नाम दे दिया 2। क्षेत्रफल सदिश क्लियर है बेटा, क्षेत्रफल सदिश कहां होते हैं, सतह के लंबवत, और हम अगर बाहर खड़े हैं यहां तो अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अंदर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहां दिखाई देगा, बाहर, तो क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, इसका इधर तरफ बाहर, और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर बाहर बाहर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश बन गया भाई साहब। तो सतह 1 से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू सतह 1, वाह सर क्या इंग्लिश है आपकी, फ्लक्स पासिंग थ्रू सतह 1, ठीक है। तो आप देखो बेटा सतह 1 से गुजरने वाला फ्लक्स हम कितना कह देते हैं, फाई 1, तो इसको हम लिखेंगे E1 वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इस सतह का एरिया वेक्टर। अब सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो सतह की एक घन है, और घन की भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, देखो घन क्यों है, ए लिखा है, और लंबाई कितनी है भुजा की, ए लिखी है। तो अगर एक घन के भुजा की लंबाई ए है तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर, एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। कैसे कैसे लोग हैं यार, क्या क्या लिखते हैं, सर हमको नींद आ रही है, तो भैया सो जाओ, अभी तुम लिखोगे सर हमको पोटी आई है, तो हम सर क्या करेंगे इसमें यार, तुमको क्या आ रहा है, तुमको क्या लग रहा है सर, इसमें आपको आपकी मदद कैसे कर सकते हैं सर, बहुत गरीब आदमी है यार, शकल से नहीं लगता, शकल से नहीं लगता, तुम्हारा मास्टर इतना गरीब है, अभी सर हमारा मोजा फट गया, मास्टर के तो जूते ही फटे हुए हैं बेटा,
बहुत गरीब आदमी हूं मैं, क्या हेल्प करेगा इसे मास्टर सारी। आओ E1, तो E1 का मान ध्यान देना, आप कोशिश करो अपनी कॉपी में लिखने E1 का मान लिखने का। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E0, ठीक है मास्टर, E0 और यहां पर x का मान कितना है सर, a है। क्या ये बात क्लियर हो गया? E1 का मान, E2 का मान मास्टर, तो E2 का मान देखना, E0 तो कांस्टेंट है, x बदल रहा है, तो यहां से यहां गए तो x बदल गया, x का मान कितना हो गया 2a, यहां पर x बराबर कितना है 2a है, यहां पर x बराबर कितना है a है, तो हमने x की जगह यहां a लिख दिया, E0 into x स्क्वायर, तो E0 x का मान यहां पर कितना है, a तो a लिख दिया, यहां पर E2 इक्वल टू E0 और x का मान यहां पर कितना है 2a, x का मान लिखा है बेटा 2a का स्क्वायर, दिशा i कैप ही है, दिशा i कैप ही है। तो E1 वेक्टर समझ गया ना बेटा। अब जैसे हम कहें यहाँ पर E का मान बताओ कितना होगा, इस जगह E का मान, तो इस जगह हम E का मान लिखते तो E0 इंटू x स्क्वायर। अब x का मान इस जगह कितना है सर, x का मान यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर x बराबर कितना 0, तो इस जगह कितना लिख देते 0 लिख देते, तो E का मान यहाँ पर कितना आता है 0, तो यहाँ पर E का मान 0, यहाँ पर E का मान E0 इंटू a स्क्वायर, x का मान इस जगह a होगा, देखो कोऑर्डिनेट लिखे x बराबर यहाँ a होगा, यहाँ x बराबर 2a होगा, तो E0 इंटू 2a का स्क्वायर। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो E1 का मान कितना है E0 ओके, a स्क्वायर ओके, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आई कैप कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका मान हो गया E1 का। एरिया का परिमाण कितना है सर a स्क्वायर, एरिया कितना है बेटा a स्क्वायर, ध्यान देना, क्षेत्रफल का परिमाण, घन की एक सतह का क्षेत्रफल, घन की एक सतह वर्ग होते हैं, इसका डॉट गुणनफल ही कर लो, तो इसका डॉट गुणनफल कितना आ जाएगा, E1 का परिमाण, a का परिमाण cos E1 और a के बीच कोण कितना दिख रहा है तुम्हें, अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देखो E1 और a के बीच कोण कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड a। सर रिवीजन कैसे करें, पहली क्लास से 11वीं क्लास तक जैसे रिवीजन करते आए हो ना पिछली 11 सालों में, वैसे ही रिवीजन करो। रिवीजन का तरीका बदल जाएगा क्या, 11वीं क्लास तक क्या किया है तुमने, वैसे ही रिवीजन करें। तो एंगल है 180 डिग्री। सर 180 कैसे, हमने कहा देखो E1 किस दिशा में, आई कैप है, आई कैप का मतलब इधर, ये E1 की दिशा है, E2 कहाँ है, इस दिशा में, E2 इधर है, तो एंगल हो गया बेटा 180 डिग्री। तो E1 का परिमाण कितना है, E1 का परिमाण है E0 a का स्क्वायर, a का मान कितना है a स्क्वायर, cos 180 का मान कितना होता है -1, cos 180 का मान -1, E0 अंततः मान कितना आ गया माइनस का E0 a की घात 4, माइनस का E0 a की घात 4। अब हम निकालेंगे मान किसका, फाई नॉट का। आप 1 मिनट का समय लो और खुद से कोशिश करो, क्या दिमाग काम कर रहा है थोड़ा बहुत, देखो देखो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे दिमाग की ग्रीसिंग होगी, देखो दिमाग में जंग तो नहीं लगा है, लग गया है दिमाग में जंग कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ, ग्रीस लगाने का काम मैं करूंगा तो जंग हट जाएगी भैया दिमाग की, कोशिश करो। कोशिश करें लिखने का, फाई 2 का मान, इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, तो जैसा हमने सतह 1 के लिए लिखा है वैसे ही हम सतह 2 के लिए लिखेगा। आओ कोशिश कर रहा हूं मैं, मेरी मदद करना, मैं वैसे ही गरीब ला, तो आप भी अपना धर्म निभाओ मेरी सहायता करके। मॉड ऑफ ई वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर और इनके बीच का कोण, तो cos ऑफ 0 डिग्री, यस सर सही कह रहे हो 0 ही होगा, E2 इस दिशा में है, सवाल में दिया गया है आई कैप, एरिया वेक्टर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। अब मान लिख लिया जाए तो फाई 2, E2 का परिमाण कितना है, इसका वर्ग कर दो भाई, E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 का मान अंतर आ जाएगा E0 इंटू 4a स्क्वायर, E1 का मान तो हम लिख ही चुके थे, E1 का मान कितना E0 इंटू a स्क्वायर। सर 4 कहाँ से ले आए पूछोगे ये तुम, तो बेटा देखो 2 है ना, 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाता है, हम तुमको समझ चुके हैं, तुम्हारी अब हम नस नस से वाकिफ हो चुके हैं। एरिया वेक्टर कितना a स्क्वायर, cos 0 का मान कितना 1, तो मान कितना आ गया इसका 4 E0 a स्क्वायर, फाई 1 फाई 2 मिल गया सर। तो फ्लक्स नेट हम कैसे लिखेंगे, तो फ्लक्स नेट हम लिख लेगा बेटा फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब माइनस E0 a की घात 4, फाई 1 का मान, फाई नॉट का मान 4 E0 a की घात 4, इसको घटाओगे हम डायरेक्ट घटा देंगे तो तुम फैल जाओगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें से E0 a की घात 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा है बेटा -1, यहाँ बचा है बेटा 4, तो फाई ई नेट का मान कितना आ गया माइनस नहीं प्लस का 3 E0 a टू दी पावर 4। दिस इज द सर, कौन सा सर, आंसर। मुझे उम्मीद है प्रश्न आपको क्लियर होगा, होना ही चाहिए बेटा। चलो चली रे पूरे भैया, चली रे पूरे भैया। अब देखो बहुत ही घनघोर इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है आपके सामने, घनघोर इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है आपके सामने। अच्छा सवाल, कैसा सवाल भैया, अच्छा सवाल, करवाऊं। तो देखो अभी हम सॉलिड एंगल पढ़ाएंगे तब इसका प्रूफ बताएंगे, लेकिन अभी ये समझो जैसे हमारे पास एक डिस्क है ना, चकती रखी है एक, क्या रखी है बेटा, चकती। अभी हम सॉल्व वो बताएंगे ना गॉस की प्रमेय, तब इसका प्रूफ भी बता देंगे। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने कोई आवेश रख दिया है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q, कितना दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए x दूरी पर। इस डिस्क की त्रिज्या कितनी है बेटा, डिस्क की त्रिज्या हैगी r, डिस्क की त्रिज्या कितनी है बेटा r है, ठीक है r। तो
इससे गुजरने वाला फ्लक्स इस आवेश के कारण इस डिस्क से गुजरने वाला फ्लक्स आपको बताना है। ये चक्ति रखी हुई है, चक्ति रखी हुई है। हमने इसका टोटल एंगल कितना लिया हुआ है बेटा, फाई। दिस टोटल एंगल इज फाई। फाई नहीं, फाई तो हम वही कह रहे हैं, फ्लक्स को ही फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल एंगल ले लेते हैं बेटा हम, चलो कुछ थीटा ही ले लो। टोटल एंगल थीटा, आधा एंगल देखेंगे तो थीटा बाय 2, आधा एंगल कितना, थीटा बाय 2। तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ये फ्लक्स होता है। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से फ्लक्स लिख सकते हैं। इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इस रिजल्ट को बेटा याद रखें, हम इसका प्रूफ भी बताएंगे आगे चल के। क्यों क्या है आवेश, देखो फ्लक्स इससे क्यों गुजरेगा, यहां पर आवेश रखा हुआ है तो ये आवेश के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी इसकी, तो धन आवेश है, विद्युत बल रेखाएं यहां से गुजर रही होंगी, यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। विद्युत बल रेखाओं का मापन ही क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, तो आपसे कहा गया है कि इस क्षेत्रफल से, ये जो चक्ति है r त्रिज्या की, इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा वो बताइए, वो बताइए। तो हमने बता दिया, Q आवेश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है बेटा, आवेश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 ये क्या है बेटा, थीटा बाय 2 है। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना। अच्छा देखो, कई बार थीटा नहीं दिया जाता है तो हम cos थीटा बाय 2 का मान यहां से निकाल सकते हैं क्या, यहां से हम cos थीटा बाय 2 का मान निकाल सकते हैं। cos थीटा बाय 2 अगर नहीं दिया है, r x दिया, या तो आपको थीटा दिया जाएगा या r और x की वैल्यू दे देंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार, आधार कितना है बेटा, x बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा कर्ण की, तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लंब कितना है r, आधार कितना है x, लंब कितना है r, आधार कितना है x, तो ये वैल्यू कितनी होगी अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा बाय 2 के पदों में लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप cos थीटा बाय 2 का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। और फ्लक्स का हम दूसरा फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नया नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का मान हम कह रहे हैं x अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, ओ भाई साहब ठीक है। सिद्ध करके अभी बताएं, सिद्ध करके अभी बताएं। हम दूसरा चीज सिद्ध करके बताएगा, पहले हम गॉस कन्फर्मेशन के बाद थोड़ा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन बताएगा, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल में रिलेशन बताएगा, फिर सिद्ध करेगा। ठीक है, अभी आपको इन रिजल्ट्स को याद रखना है। हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इसको सिद्ध कर सको नहीं, कहीं से AI का हेल्प ले लो, गूगल का हेल्प ले लो, यूट्यूब का हेल्प ले लो, किसी किताब का हेल्प ले लो और इसको सिद्ध करके आप तो कोशिश करना। रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको खुद से सिद्ध कर पाओ या आधा समझ पाओ, जितना भी समझ पाओ, कोशिश करना, जिसका मन चाहे उसका हेल्प ले लेना। इससे क्या होगा कि अगर वास्तव में आप हेल्प लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और मान लीजिए आपने 60% भी कर लिया, 60% भी समझ लिया, 60% भी कर लिया, 60% भी समझ लिया, तो बेटा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, फिर कभी जिंदगी भर इसको भूलोगे नहीं। हो सकता है हम अभी सिद्ध कर दें, हम अभी बता दें, तो आपको आज याद रहे, कल याद रहे, 4 दिन और याद रहे, जिंदगी भर नहीं रहेगा। लेकिन आप खुद से अगर एक बार इस रिजल्ट तक पहुंच जाते हो तो जिंदगी भर का मतलब, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तब तक आपको याद रहेगा, मेरी गारंटी है। दिस इज द तरीका, हाउ यू शार्पन योर ब्रेन। अपने दिमाग को कैसे धारदार बनाएं, कैसे तेज करें दिमाग को। देखो, चीज़ों को जितना ज़्यादा घिसते हैं ना, दिमाग तेज होता है। जैसे अपने घर में चाकू, तलवार, कुछ भी ये होती है ना चीज़, जैसे चाकू ही ले लो, ठीक है, चाकू है, चाकू पर अपन क्या करते हैं, जब चाकू काटना बंद कर देते हैं, उसकी धार खत्म हो जाती है, धार खत्म हो जाती है चाकू की, तो अपन क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। ठीक है, कई बार तो पत्थर पे घिस लेते हैं रगड़ करके। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, एक मशीन आती है, वो घूमती है और अपन उस पर चाकू रख देते हैं, चिंगारी निकलती है, तो क्या करते हैं, उसको घिसते हैं, धार लगाते हैं उस पर, तब चाकू तेज होता है, तब तलवार में धार आती है। अगर आपको दिमाग को भी धारदार बनाना है ना, तो उसको घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, समझे। चलो, गॉस अंकल का नियम, गॉस लॉ, गाउस नियम। गॉस एक अंकल थे, इन्होंने एक नियम दिया जो अपने बहुत काम आता है। कितना काम आता है बेटा, बहुत काम। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और बता दूं। अब देखो, हमने इस सतह के लिए खेला, इस सतह के लिए फ्लक्स निकाला। अब मान लो इस सतह कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे समझना है ना। अभी इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है ना। अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना, ये तो अपन खेल चुके हैं। हम कहें यदि सतह दर्शाए अनुसार टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी वो नहीं हो। जैसे अभी अपन ने चकती ली थी, हमने कहा चकती नहीं है, चकती नहीं है, सतह कुछ इस प्रकार से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, इधर ऐसे 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 करके टेढ़ी मेढ़ी सतह है, टेढ़ी मेढ़ी सतह है। तो क्या अब इस टेढ़ी मेढ़ी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बदल जाएगा या यही रहेगा, बदल जाएगा या यही रहेगा। तो देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस से अपन सोचें, बिल्कुल कॉमन सेंस से, कि जितनी बल रेखाएं यहां से आई है ना, बल रेखाओं की संख्या ही तो है एक तरीके से फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स, सतह से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या है, सतह से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या है। और अगर हमने सतह टेढ़ी मेढ़ी ले ली लाइक ऐसे, तो आप जरा सोचना कि यहां से एक बल रेखा यहां से गई, यहां से जो बल रेखा जाएगी वो इससे भी गुजरेगी, जो यहां से गुजरेगी वो इससे भी गुजरेगी, जो यहां से गुजरेगी वो यहां से भी गुजरेगी, जो यहां से गुजरेगी, तो बेटा जो विद्युत बल रेखा या जितनी विद्युत बल रेखा इससे गुजर रही है, इससे गुजर रही है, उतनी ही विद्युत बल रेखा बेटा इस भाग से भी गुजरेंगी, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, रेड कलर से बनाया हुआ है। गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, फ्लक्स यही रहेगा, फ्लक्स बेटा यही रहेगा। फ्लक्स है क्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या।
ठीक है। तो यहाँ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी मेरे परम प्रिय दोस्त पापी मित्रों, कहाँ से मास्टर? ओ मास्टर कहाँ से? हमने कहा यहाँ से। जितनी बल रेखा गुजरेंगी उतनी बल रेखा बेटा आगे वाली सतह से भी गुजरेगी। जितनी इसमें से गुजर रही होंगी भाई साहब उतनी ही बेटा यहाँ से गुजरेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के कि जितना फ्लक्स सिंपल भाषा में लिखते हैं, तो जितनी बल रेखाएं येलो चकती से गुजरेंगी, पास होंगी, गुजरने का मतलब पास होंगी, उतनी ही रेड कलर वाली सतह से गुजरेंगी। फ्लक्स विल बी सेम, कैसा भी बना रहे, ये ऐसा हो सकता है सतह, है ना, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सतह बना दिया कि इस सतह से कितनी गुजरेंगी, तो भैया जितनी यहाँ से जा रही है उतनी यहाँ जा रही है, उतनी ही ऑरेंज वाली सतह से गुजरेंगी, उतनी ही बेटा ऑरेंज वाली सतह से भी गुजरेंगी। ठीक है, हाँ मास्टर, क्योंकि देखो आप समझ लो दरवाजा है, दरवाजा, अब जितने लोग यहाँ से गुजरे उतने आगे से गुजर पाएंगे। अगर यहाँ से 100 गए हैं तो यहाँ से 200 नहीं निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे भैया 200? यहाँ से 100 गए हैं तो क्या एक आदमी का 2 आदमी बन जाएगा? नहीं, यहाँ से अगर 100 आदमी गए हैं तो यहाँ से भी आगे 100 ही निकलेंगे। समझ ला? हाँ मास्टर समझ ला। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो लिख के भेजो जल्दी से कमेंट में, और थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ थम्स अप थम्स डाउन। स्लाइड प्रॉब्लम है बेटा, तो कभी कभी ना टेक्निकल दिक्कत हो जाती है। वैसे स्लाइड मैप ऑन है तभी पोल आ रहा है, अगर स्लाइड मैप ऑन नहीं होता बेटा तो पोल भी फिर नहीं आता। शाबाश शाबाश। तो जिनको बेटा और 2-4% मैं एक्सपेक्ट और कर रहा था, तो जिनको भी समस्या है बेटा वो इसको याद रखें, इस रिजल्ट को याद रखें। रख लोगे याद? रख लोगे? सर नहीं रख पाएंगे, सवाल करवा दो ना मास्टर। चलो, तो इस रिजल्ट को याद रखना बेटा, और प्रूफ एक बार आप खुद से सोचना, करने की कोशिश करना, जो भी कर पाओ, जैसा भी कर पाओ, भले 10% कर पाओ, भले बिल्कुल ना कर पाओ, लेकिन दिमाग लगाना। सिलेक्ट होना है तो, नहीं होना है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए ना, मैंने ये स्लाइड कॉपी कर रखी है, ये दूसरी स्लाइड है, सतह टेढ़ी मेढ़ी है। गॉस का नियम है साहब, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो सुनिए बेटा, फ्लक्स के बारे में ही बताता है। जैसे हमने कहा हमारे पास कोई बंद सतह है, ऐसा बंद सतह है, ठीक है। ये जो बंद, देखो गॉस का नियम पहले तो किसके लिए लागू है? बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए गॉस का नियम बंद सतह के लिए लागू है। अगर सतह बंद नहीं होगी तो हम गॉस का नियम नहीं लगा पाएंगे भाई। तो सतह कैसी होनी चाहिए? बंद। किसको बंद करेगा? सतह आवेश को बंद करेगा, ठीक है। या कोई भी बंद सतह हो, हम उसके लिए गॉस का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो हमने एक बंद सतह लिया बेटा, है ना, ये बंद लूप नहीं है। लूप और सतह में डिफरेंस होता है। लूप मतलब ये छल्ला बला, ये हो गया बेटा लूप, है ना। ये हम इसके हेल्प से बनाए, वायर कटेगा। अच्छा, वायर वाला माइक ही नहीं है आज, वायर वाला माइक ही नहीं है। ये देखो, जैसे ये है हमारे पास तार, तो ये है बेटा लूप, है ना। लूप कह लेते हैं इसको, या फंदा कह देते हैं, या जाल कह देते हैं। लूप फंदा जाल सब यही है, कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसे आकार का हो सकता है, कैसा भी, ठीक है। ये है लूप या जाल। सतह कैसे हो गए अभी बताएगा, कौन बताएगा? थारा भाई बताएगा। सतह तो चारों तरफ से बंद हो, ऐसा ये सतह है ना। ये घनाकार सतह है, घनाकार कह लो या घनाभ आकार की कह लो। प्लास्टिक गेंद अंदर से खोखली होती, तो प्लास्टिक की गेंद एक गोलीय सतह होती है, एक बंद गोलीय सतह होती है प्लास्टिक की गेंद। प्लास्टिक गेंद एक बंद गोलीय सतह होती है। क्या मुझे डिब्बे, इस डिब्बे को देख के बताओ, है ना, वैसे ये वाला डिब्बा, ये बंद सतह है क्या? मैं आपको डिब्बा दिखा देता हूँ चारों तरफ से, देखो जैसे ऐसा है ना, इसके अंदर हमने तोता बंद कर रखा है, ठीक है। क्या ये बंद है बेटा चारों तरफ से? एग्जाम्पल पर आएंगे बेटा, क्या ये बंद है चारों तरफ से? तो हम कहेंगे नहीं, ये ऊपर से खुला है, ये ऊपर से खुली है सतह। तो अभी इस सतह के लिए हम गॉस का नियम नहीं लगाएंगे। गॉस का नियम तब लग पाएगा जब हम इस सतह को भी ऊपर से बंद कर दें। जैसे हमने आप पेपर ढक दिया, अब पेपर ढक दिया, तो अभी ये सतह बंद हो गई चारों तरफ से, अब ये बंद हो गई, तो हम इस सतह का उपयोग कर सकते हैं गॉस के नियम में। तो गॉस का नियम किसके लिए उपयोगी है? बंद सतह के लिए, ठीक है। और जो बंद सतह होती है इसका हमने नाम भी रखा है, बंद सतह का हमने नाम भी रखा है, द नाम ऑफ बंद सतह इज गॉसियन सरफेस। इस बंद सतह का नाम होता है बेटा गॉसीय सतह, गॉसीय सतह, गॉसीय सतह। दोस्त पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में हम कहते हैं इसको गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में, अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में। अब मान लीजिए इसके अंदर आवेश बंद है, क्यों? इसके अंदर क्यों आवेश बंद है? तो गॉस अंकल देखो, इसके अंदर आवेश बंद है क्यों? मान लीजिए धन का है। अब धन का आवेश है, आवेश कैसा है? धन का, तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी?
ये विद्युत बल रेखाएं होंगी। विद्युत बल रेखाएं गॉसी सतह से बाहर निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गॉसी सतह से बाहर निकल रही हैं। तो इन विद्युत बल रेखाओं का मापन है, इन विद्युत बल रेखाओं का मापन ही क्या कहलाता है बेटा, इन विद्युत बल रेखाओं का मापन ही फ्लक्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इस बंद सतह से, जिसका नाम हमने गॉसीय सतह रखा है, इससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? विद्युत फ्लक्स। तो हमसे कोई भी पूछ लेगा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, हम कहेंगे हाँ, तो वो कहेगा मान बताओ। क्या कहेगा वो? मान बताओ। तो हम कहेंगे रुको रुको, मान हमको गॉस अंकल बता के कहते हैं। उन्होंने बोला कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इस सतह के अंदर बंद आवेश के, क्यू सतह के अंदर बंद, क्यू मतलब ऐसे लिख लो, गॉसीय सतह के बंद आवेश है ना, गॉसियन सरफेस के बंदर, बंदर नहीं अंदर, बंद आवेश, बंद आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम बार बार इतना सारा चीज भाषा में नहीं लिखेगा, भाषा में नहीं लिखेगा, हम ऐसे लिख देगा क्यू एनक्लोज्ड, और सिर्फ इतना ही लिखेगा क्यू एनक्लोज्ड, ई एन, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड का मतलब होता है बेटा बंद, किसी चीज के अंदर बंद, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करेंगे, एक ही चीज है, ई एन लिख दिया करेंगे हम, है ना, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दिया करेंगे क्यू ई एन। तो आप समझ जाओगे बेटा ये गॉसी सतह के अंदर बंद आवेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गॉसी सतह के अंदर बंद आवेश की बात हो रही है। समझ गए बरखुरदार? हाँ मास्टर, हाँ मास्टर समझ गए। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसा क्या कहेंगे हम? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दुनिया बोलो, वेरी गुड दुनिया बोलो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो, नहीं प्यार नहीं कर लो, प्यार क्यों नहीं है, सवाल कर लो, सवाल कर लो, घड़ी दो घड़ी, ठीक है। अच्छा, जिस बंद पृष्ठ के लिए गॉसी नियम का प्रयोग किया जाता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, हमने कह दिया, बता दिया ये, ठीक है। गॉसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने हेतु केवल पृष्ठ के अंदर वाला आवेश लेते हैं, बाहर वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला आवेश, है ना। क्यू एनक्लोज्ड मतलब गॉसी सतह के अंदर बंद, स्पष्ट भाषा में लिखा है गॉसियन सरफेस के अंदर बंद आवेश, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला नहीं, ठीक है। बाहर वाला क्यों नहीं लेते हम ये भी बता देंगे, ये भी बताएंगे, ठीक है। बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। गॉसीय पृष्ठ हम किसी भी आकार आकृति का ले सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो वैसा ले लो, हम किसी भी आकार या आकृति का ले सकते हैं, है ना। गॉस नियम ने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया कि गॉसी सतह गोला होना चाहिए या गॉसी सतह घनाकार होना चाहिए या गॉसी सतह बेलनाकार होना चाहिए। गॉस साहब ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है या गॉसी सतह कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, है ना। गॉसी सतह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग सवालों में हम गॉसी सतह या तो ऐसा लिया करेंगे, ऐसा या ऐसा। इसलिए लेंगे ऐसा क्योंकि इसका क्षेत्रफल वगैरह लिखना में आता है। अगर हम ऐसे सतह ले लेंगे, हम कहें सतह का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे कद्दू है, क्या है कद्दू, लो की तोरी, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। सतह ऐसा ले सकते हैं, सतह किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उलूल जुलूल सतह लेंगे नहीं। जब हम गॉस के नियम का यूज करेंगे तब, सवाल हल करेंगे तब, अलग अलग केस डील करेंगे तब। क्यों नहीं लेंगे ऐसा? इसका क्षेत्रफल कौन लिखेगा? इसका क्षेत्रफल जानते हैं, गोला 4πr², पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? तो घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? घन की एक सतह का क्षेत्रफल हो गया a², 6 सतह होती हैं तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², अगर जरूरत पड़ी तो 6a², जरूरत पड़ी तो। ये क्या है बेटा? बेलन है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फ्लैट सतह का πr², इस फ्लैट का πr², वक्र सतह का कितना होता है? वक्र वाली सतह बेलन की, वक्र सतह का मतलब समझ गए? ऐसी वाली सतह, ऐसी वाली, ऐसी सतह 2πrl, कितना होता है बेटा? 2πrl। अच्छा, अब देखो गॉसी सतह के अंदर हम अंदर वाला ही आवेश क्यों लेते हैं, बाहर वाला क्यों नहीं लेते हैं? तो देखो हमने कहा अगर हमने कहीं आवेश रख दिया बेटा बाहर, कहीं आवेश रख दिया बेटा बाहर, Q1, ठीक है, Q1 बाहर रख दिया, तो इससे जो भी विद्युत बल रेखाएं आएंगी, जैसे एक विद्युत बल रेखा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, समझना ऐसे। तो अगर हमने बाहर वाला आवेश लिया तो हम देखेंगे कि बाहर वाले आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं सतह के अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। यहाँ से अंदर जा रही हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ से अंदर जा रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। अरे भाई इधर से देखो कितनी अंदर गई 4, कितनी बाहर निकली 4, नेट फ्लक्स 0। तो बाहर वाले आवेश के कारण नेट फ्लक्स कितना होता है? 0, है ना। ऐसे भी बेटा याद रखना, किसी सतह के अंदर जाने वाला फ्लक्स, अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, किसी सतह के अंदर जाने वाला फ्लक्स कैसा आता है? नेगेटिव, और किसी सतह से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा? पॉजिटिव, है ना। इसका मैं सिद्ध करके बताएंगे, ऑल दो अपन वो कर चुके हैं, लेकिन हमने उस जगह उसका एम्फसाइज मतलब बताया नहीं था। देखो यहाँ पर देखो बेटा, विद्युत बल रेखा इसके अंदर जा रही थी, इस केस में विद्युत बल रेखा कहाँ जा रही थी भैया? समय हो गया इतनी जल्दी, समय बहुत पापी है, बहुत पापी समय, इतनी जल्दी हो गया। विद्युत बल रेखा कहाँ जा रही थी भाई साहब? अंदर। तो यहाँ इस सतह के अंदर अंदर विद्युत बल रेखा जा रही थी, इसलिए इसका मान देखो कैसा आया, इसका मान कैसा आया? नेगेटिव आया। और यहाँ से विद्युत बल रेखा बाहर बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पर मान देखो कैसा आया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा सतह के अंदर जाएंगी तो फ्लक्स नेगेटिव, और बाहर निकलेंगी तो पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बाहर आवेश रखा है तो जितनी विद्युत बल रेखा अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, इसलिए नेगेटिव। इसलिए क्या हुआ भाई साहब? नेट फ्लक्स 0। इस केस में फाई नेट कितना हो गया? 0 हो गया, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम ये वाला केस लें, एक एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर एक आवेश रखा है +2q, यहाँ पर आवेश रखा है -3q, दूसरा आवेश कितना है? -3q, यहाँ पर आवेश है +4q। तो इस सतह से ये हमारी GS है, GS का मतलब गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, वो कितना हो जाएगा? इस सतह के अंदर बंद कुल आवेश, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अंदर कितना आवेश है? तो -3q है, +2q है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट कितना आ गया? फाई नेट कितना आ गया भाई? -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आप देखो उस एग्जांपल में भी एक बार फ्लक्स φ1 का मान नेगेटिव आया था, φ2 का मान पॉजिटिव आया था। और इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं भाई, तो देखो यहाँ पर प्लस का आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है। आवेश मान लीजिए Q है, Q, तो फ्लक्स कितना लिख दोगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैसा? पॉजिटिव, ठीक है। हम कहें कि अंदर मान लीजिए नेगेटिव आवेश होता, तो नेगेटिव आवेश में क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर जाती हैं, नेगेटिव आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर जाती हैं, तो फ्लक्स कैसा लिखेंगे अपन? माइनस का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना बेटा? -Q है, तो आवेश नेगेटिव है तो आवेश कितना? -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, धनावेश है विद्युत बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। बाहर फ्लक्स कब आएगा, बाहर कब निकलेगा फ्लक्स, जब अंदर धनावेश हो, अंदर नेट आवेश कैसा हो, धन का। और विद्युत बल रेखाएं अंदर कब जाएंगी, फ्लक्स अंदर कब जाएगा, जब अंदर आवेश कैसा हो, नेगेटिव। अंदर आगे बेस अगर नेगेटिव हुआ तभी विद्युत बल रेखाएं बेटा अंदर जाएंगी। अंदर आवेश नेगेटिव तो विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी, क्योंकि ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ होती हैं, तरफ होती हैं। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है भाई। इसकी डिटेल डिस्कशन में हम और आगे चलेंगे। प्रूफ हम इसका कल बताएंगे, गॉस के नियम का भी प्रूफ बताना है, कल बताएंगे। गॉस के नियम का प्रूफ बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, ये मान के चलना, आप पूछा ही जाएगा, ये मान के चलना। ठीक है, तो गॉस का नियम है बड़ा आसान कि गॉस की सतह बनाओ, बाहर वाले आवेश से कोई लेना देना नहीं है, अंदर वाला आवेश देख लो। तो फ्लक्स नेट इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, कितना हो जाता है, सिर्फ अंदर वाला आवेश क्यू एनक्लोज्ड, अंदर वाला आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना आवेश है, प्लस का 2q है, माइनस का 3q है, तो नेट कितना, माइनस का q। ये 4q भी है लेकिन बाहर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, गॉस के नियम में हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और गॉस के नियम में हम आवेश का मान चिन्ह के साथ रखेंगे, किसके साथ बेटा, चिन्ह के साथ। सर कैसे, क्यों, तो देखो मैंने बताया था जो राशियां सदिश होती हैं उनमें हम आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते हैं, जैसे बल सदिश राशि है, हम आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते थे। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, हम आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते थे। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आवेश का चिन्ह के साथ लिखते थे। अदिश राशियों में बेटा आवेश चिन्ह के साथ रखा जाता है। और मैं शुरुआत में ही डिस्कस करके बता दिया था, आपसे पूछा था कि बताओ फ्लक्स सदिश है या अदिश, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे थे, दैट फ्लक्स इज अ सदिश राशि, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फ्लक्स इज अ अदिश राशि। ठीक है, फिर इसमें कुछ और कोई कंफ्यूजन होगा तो हम नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे। गॉस के नियम का प्रूफ भी बेटा मैं कल ही बताऊंगा, आज समय नहीं है, आज समय नहीं है। हमको लग रहा था अभी 5 बजा होगा, तो कमेंट बंद कर देते ना, तो फिर पढ़ाई में खो जाते हैं, फिर टाइम पास नहीं होता भाई। टाइम पास कब तक चलता है, जब तक कमेंट खुला रहता है। थम्स अप खेल जाओ भाई, कोई गिलास के बाहर तो बताओ बेटा। अभी अपन और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। फ्लक्स का इंट्रोडक्शन मान लो, फ्लक्स का क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन। ओ जानिया बे, ओ जानिया में समझो ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, परेशान मत होना। अगर किसी पॉइंट में कहीं भी डाउट कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर, आने वाली 2 लेक्चर में दूर हो जाएगा, आने वाली 2 लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन तो एक बार और देखना चीज़ों को। हाँ, वो सूत्र प्रूफ करने की कोशिश करना। आपकी अगली क्लास भी होगी, हमारी भी अगली क्लास है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।